Hello students, I hope all of you will be good and doing your studying staying at home. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसके बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज रिटन ओवर हियर, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे कैसे वेरी करता है रिगार्डिंग दैट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यदि हम सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी सोल्यूशन की डिक्रीज करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। ये लिखा हुआ है नोट्स में, ये लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी ले, वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इट ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ हमेशा ये डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों? व्हाट द रीजन? तो रीजन लेट मी सी। रीजन इसका बहुत आसान है, इसको डायग्रामेटिकली फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज ड्यू टू, ये लिखा हुआ है नोट्स में, आप लोग के लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पे 3 बीकर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया गया। सपोज किया जाए इसमें 10 आयंस है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन देयर रिस्पेक्टिव आयंस। 10 आयंस है। अब इसका हमने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, इसमें वाटर ऐड करके इसके कॉन्सेंट्रेशन को या इसके वॉल्यूम को यहाँ तक बढ़ा दिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आयंस से पूरे में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इसका यदि हम यूनिट वॉल्यूम दे दें तो इस यूनिट वॉल्यूम में क्या देते हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स आ गया, नाउ 5 पार्टिकल्स आ गए। प्रोबेबिलिटी क्योंकि कम हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस वही है, वॉल्यूम बढ़ गया है, और यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। इसमें 10 है, इसमें 5 हो गए। फर्दर इसके डाइल्यूशन को और इंक्रीज कर दिया गया और इसमें वाटर ऐड कर दिया गया। तो अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन द होल सॉल्यूशन विल गोइंग टू बी मोर फार अवे। हम इसका यूनिट वॉल्यूम अगर यहाँ पे लें तो कितने यहाँ पे हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। सो व्हाट इज इट मीन, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस कैरीज द इलेक्ट्रॉन, मींस आयंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस की संख्या कम होगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो दैट इज कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ द सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट है। इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। द रीजन, अब यहाँ से डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया गया, दीज आर द नंबर ऑफ आयंस, 4 and 4 8 आयंस हो गए। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये सॉल्यूशन बनाए, व्हाट वी फाइंड दैट द आयंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ये नजदीक में होंगे तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दैट वन, इस केस में आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका मूवमेंट नहीं होगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, यहाँ तक हमने डाइल्यूट कर दिया, तो अब ये पार्टिकल्स जो होंगे, ये जो आयंस जो है, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस वन। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इनके बीच में क्या हुआ, दे आर गोइंग टू बी फार अवे, और फार अवे जब हो जाएंगे तो इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब वो फ्री हो जाएगा, उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फर्दर अगर हम इसकी और ज़्यादा डायल्यूशन करते हैं तो यही आयंस क्या हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे। दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस वन, यानी इनके बीच की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे से और दूर हो गए तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयंस, आयंस की मोबिलिटी जब इंक्रीज कर जाती है डाइल्यूशन करने पे, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज
कर जाती है, तो इट इज ड्यू टू, इसका रीजन हो गया ड्यू टू इंक्रीजिंग mobility of ions due to decreasing interionic force of attraction due to dilution. ये इसका रीजन होगा। जैसे जैसे डायल्यूट करेंगे आयन से एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगा वो कम होता चला जाएगा, तो उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट इज द रीजन फॉर द डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू डायल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये चीज। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज यहाँ पे और जैसे जैसे हम लोग एज अ कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो डायल्यूट कर रहे हैं, तो एक जगह जहां पे कि कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो हो जाए, तो उस जगह पे क्या होगा, द मोलर कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड, मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स लिमिटेड, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स लिमिटेड, और इस मोलर कंडक्टिविटी को कहा जाता है लिमिटिंग मोलर दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम नॉट से या लैम्डा एम इंफिनिटी से, इससे रिप्रेजेंट करें या इससे रिप्रेजेंट करें। और ये कब होता है, क्योंकि इसमें हम डायल्यूट करते चले जा रहे हैं, डायल्यूट करते चले जा रहे हैं, और इतना डायल्यूट करें यानी कि वी अप्रोच टू द जीरो, यानी कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, यानी कि उसमें सॉल्यूट हो ही नहीं बिल्कुल भी। सो उस केस में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लिमिटेड हो जाती है, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब एकदम हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन आता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे मेजर किया जाता है, तो लेट्स सी। To measure molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte, इसको मेजर करने के लिए we are using a very important equation, that is lambda mc is equal to lambda m naught minus a square root c। इस इक्वेशन का यूज किया जाता है, and this equation is called as divide Huckel on Seger इक्वेशन। इक्वेशन को डेरिवेशन नहीं करना हम लोगों को, इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग को यूज करना है। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a स्क्वायर रूट c, where a is the constant and it depends upon the nature of the electrolyte for a given solution at a given temperature। इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। C हो गया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा m नॉट हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एंड दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ग्राफिकली मेजर करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ग्राफिकली ये दो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, लेट यू अंडरस्टैंड, इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ पे। So molar conductivity for this is for the strong electrolyte, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे लैम्डा mc वर्सेस
स्क्वायर रूट सी, क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट है और लैम्डा एम नॉट यहाँ पे 0 पे आ जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ग्राफ जो होगा लैम्डा एम सी वर्सेस स्क्वायर रूट सी के बीच में होगा। तो दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस पे स्क्वायर रूट सी लिया गया और वाई एक्सिस पे लैम्डा एम सी लिया गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl लेते हैं, तो जैसे जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो एक जगह पे आके देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे लिमिटिंग हो जाती है। अब इसके आगे इसकी वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि द ग्राफ इज अपीयर्स टू बी द स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट वी एक्सट्रापोलेट द ग्राफ को यहाँ पे इसी डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। तो ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रही है और ये इस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है, दिस इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होती है दैट इज लैम्डा एम नॉट, यानी ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी द लैम्डा एम नॉट। मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डायमेंशन, इससे हमें मेजर हम इसको कर लेते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट सी वर्सेस लैम्डा एम सी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके उसकी हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। अब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया हुआ यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लिया गया। इस केस में भी वेरिएशन बहुत हो रहा है स्क्वायर रूट सी लैम्डा एम सी के बीच में, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि द ग्राफ इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस को कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो हमें इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ मिलेगी। मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन जो है हम ग्राफिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में ग्राफ जो है ये पैरेलल हो जा रही है वाई एक्सिस के। यहाँ पे ये वाई एक्सिस को यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे कौन पैरेलल हो जा रही है। सो दैट्स व्हाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन कैन नॉट बी मेजर्ड ग्राफिकली, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बहुत आसानी से ग्राफिकली इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। So it is clear. So that is about the variation of conductivity and molar conductivity due to concentration and measurement of molar conductivity in finite dilution for strong electrolyte and